वेलकम इन नियमित फार्मा क्लासेज। आज हमारा सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक के अपन इस सीरीज के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 4000 क्वेश्चंस की रहने वाली है ये सीरीज। ठीक है, तो 4000 क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम शुरुआत में ही हैं अभी बिल्कुल। ठीक है, आप साथ जुड़े रहिए। 4000 क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, तो आज 76 से 100 तक का रहेगा अपना शाम के सीरीज सेशन में। मॉर्निंग में आपका था 51 से 75 तक। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, द स्टैंडर्ड फेबिलिटी टेस्ट जनरली रन्स फॉर। तो स्टैंडर्ड जो फेबिलिटी टेस्ट है जनरली रन्स किया जाता है 25 रिवोल्यूशन पे, 50 पे, 100 पे, 200 पे। तो मैंने आपको सुबह के वीडियो में बताया था किस तरह से काम करता है रोचलीज फेबिलेटर। तो ये आपका आ गया 100 रिवोल्यूशन। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को मैं फिर से बता देता हूँ कि एक इसके 25 आरपीएम पे इसको घुमाया जाता है। कितने मिनट तक घुमाया जाता है? 4 मिनट तक। दो मैंने आपको बताए थे कि कौन से फोर्स लगते हैं। आपका इम्पैक्ट लगता है हो रहा है और ट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, ये याद रखना, ये दोनों फोर्स भी पूछे हुए हैं। ठीक है, दोनों फोर्स पूछे हुए हैं। मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एपरेटस सेकेंड फॉर डिसोल्यूशन टेस्ट इज। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में आपका सेकंड आता है पैडल। अगर आपसे पूछे यूएसपी का फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट का आता है आपका बास्केट। फर्स्ट क्या आपका बास्केट, सेकंड क्या आपका पैडल। ठीक है, फिर आपसे कोई पूछे कि अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से फर्स्ट क्या है, तो जस्ट उल्टा कर देना, आपका पैडल है फर्स्ट और सेकंड क्या है आपका बास्केट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर फर्स्ट सेकंड क्या है, ये है आपका डिसोल्यूशन एपरेटस सेकंड। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि डिसोल्यूशन एपरेटस फर्स्ट अकॉर्डिंग टू यूएसपी क्या है, तो आप क्या बताएंगे? बास्केट। वो आपको बोल दे कि अकॉर्डिंग टू यूएसपी सेकंड क्या है, तो जैसे इसमें पूछा पैडल। इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से एम्स ने लगातार 4 एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। लगातार 4 एग्जाम में पैडल के बारे में। पैडल, कभी पैडल पूछता था, कभी बास्केट, कभी पैडल, कभी बास्केट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 78, द यूएसपी एपरेटस फर्स्ट। आगे ना देख लो क्वेश्चन, तो क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट में क्या आएगा आपका? बास्केट। सेकंड क्या आपका? पैडल। स्लो थ्रो सेल आपका आता है 4 नंबर पे। ठीक है, याद रखना है। विच कोटिंग डिफेक्ट अपेयर्स एज स्मॉल क्रैक्स ऑन द टैबलेट सरफेस। क्या बोल रहा है आपके कि कोटिंग के अंदर, अभी तक अपन ने क्या कोटिंग के अंदर क्या स्मॉल क्रैक्स ऑन द टैबलेट सरफेस। तो टैबलेट सरफेस के ऊपर अगर स्मॉल क्रैक्स आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? क्रैकिंग। ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज मेनली यूज एज ए, अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एज ए ओपेसिफायर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? कि ओपेसिफायर, लुब्रिकेंट, स्टीरिक एसिड। ठीक है, स्टीरिक एसिड लुब्रिकेंट को यूज किया जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइंडर के तौर पे, स्टार्च पेस्ट। बार बार बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, याद कर लेना, भूल मत जाना, 10 to 20%। ठीक है, बाइंडर के तौर पे ये हो गया। और किसके तौर पे यूज किया जाता है बाइंडर के तौर पे? और क्या क्या बताया था मैंने? अकेशिया, गम, है ना, इन सबको एक पॉलीमर्स, आपके पॉलीमर्स में आपको आते हैं सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज वगैरह। डिसइंटीग्रेंट के तौर पे स्टार्च पाउडर। ठीक है, क्ले, बेंटोनाइट, वीगम, ये सब मैंने आपको बताए हुए हैं। तो ये आपका रिवीजन क्लासेज हैं, बहुत अच्छे से बताई जा रही हैं आपको। पूरा चैप्टर इसी से आप पढ़ सकते हैं। ये लो कंप्रेशन फोर्स में भी रिजल्ट इन लो कंप्रेशन फोर्स, ये क्या है? ठीक है, तो क्या होते हैं किसके लिए? तो सॉफ्ट टैबलेट्स के लिए। हाई हार्डनेस होगा तो हाई फोर्स लगाना पड़ेगा। कैपिंग तो चीज़ अलग होगी ना। कोटिंग ये आपका टैबलेट की डिफेक्ट हो गया। इंक्रीज कोटिंग नहीं, ये ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 82, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ शुगर कोटेड टैबलेट। एक्सपेंसिव प्रोसेस, हाँ टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हाँ मैंने आपको कल ही बताया था, मतलब आज सुबह की वीडियो में 5 प्रोसेस होती है। फर्स्ट रिवीजन के तौर पर बता दूं, फर्स्ट क्या होती है आपकी? सील कोटिंग, फिर आती है आपकी सब कोटिंग, फिर आती है सिर्फ कोटिंग, फिर आपकी फिनिशिंग, फिर आपकी पॉलिशिंग। तो उसमें कितना टाइम लगेगा? तो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारी प्रोसेस है। एक्सपेंसिव भी होगी। ठीक है, वेट गेन भी होगा। कितना है? अप टू 50% तक वेट गेन हो जाता है टैबलेट का। ठीक है, तो ये आपका ऑल ऑफ सिंपल। ज़्यादा सोचना नहीं है बच्चों, बस पढ़ते रहना है, साथ साथ लगे रहना है। विच मटेरियल इज कॉमन यूज फॉर द एंटी अडरेंट। ठीक है, कौन सा मटेरियल है जो एंटी अडरेंट के तौर पे काम करता है? टाल्क, ग्लाइडेंट। सिंपल, 10 बार बता दिया। लैक्टोज एज ए डाइलुएंट। ठीक है,
ये आपका अभी क्या बताया था मैंने लास्ट कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। अभी मैंने बताया था आपको लास्ट 75 नंबर क्वेश्चन के बारे में। स्टार्च आपका 2-3 जगह काम आता है, तो आपका क्या हो गया जे एंटी एडरेंट टाल्क। ठीक है, पूरी मैकेनिज्म भी बताई थी टाल्क कैसे एंटी एडरेंट के तौर पे काम करता है। पिछला वीडियो देखना स्टूडेंट, समझ में आ जाएगा। द एक्सेप्टेबल परसेंटेज स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू आईपी, पिछले वीडियो में बताया था मैंने पूरा कितना 1% का है, नॉट मोर देन 1%। 85 नंबर क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पज ऑफ एंट्री कोटेड टैबलेट टेस्ट मास्किंग प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक फ्लूइड्स कलरिंग स्ट्रेंथिंग टैबलेट। तो ये नहीं बताया मैंने, है ना। इंट्रीकोटेड टैबलेट के बारे में बता दिया था कहाँ क्या कैसे करती है, बट इसकी कोटिंग बता देता हूँ। जैसे अपन ने शुगर कोटेड बताया, इंट्रीकोटेड में आपका पॉलीमर यूज किया जाता है, एज ए पॉलीमर आपका यूज किया जाता है आपका CAP सेलुलोज एसीटेट थैलेट यूज किया जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो नॉर्मल फिल्म कोटिंग होती है, चलो फिल्म कोटिंग आगे आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी रहने दो। पॉलीमर क्या यूज किया जाता है, सेलुलोज एसीटेट थैलेट प्लास्टिसाइजर के तौर पे। याद कर लेना दोस्त, पूरा चैप्टर है एक टैबलेट कोटिंग का ना। प्लास्टिसाइजर के तौर पे आपका यूज किया जाता है ग्लिसरॉल, सोर्बिटॉल और आपका प्रोपाइल ग्लाइकोल। ठीक है, ये हो गया आपका एज ए प्लास्टिसाइजर यूज किया जाता है। फिर कलरेंट के तौर पे आपका यूज किया जाता है फूड एंड ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार। जब आपको जूरिस पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट डिटेल में ये भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और एज ए ओपेसिफायर क्या यूज किया जाता है, ओपेसिफायर के तौर पे या शेड मॉडिफायर भी बोलते हैं ना, शेड मॉडिफायर के तौर पे यूज किया जाता है आपका टाइटेनियम डाई ऑक्साइड। तो इसमें क्या पूछा है कि एंट्री कोटेड टैबलेट का प्राइमरी पर्पज क्या है, तो ये क्या करती है, इसका जो ये होता है ना CAP, ये CAP क्या होता है आपका एसिड रेजिस्टेंस होता है। पहले भी बताया था मैंने, एक शायद एसिड रेजिस्टेंस होता है, यानी कि आपके गैस्ट्रिक फ्लूइड के अंदर जो जूस है ना, 0.1 NaCl के बराबर की जो कंसंट्रेशन वाला, यानी कि pH कितनी होती है उसकी 1 to 3, उसके अंदर ये स्टेबल रहता है, घुलता नहीं है। ये कहाँ घुलता है, ये आपके इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर घुलता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन टू गैस्ट्रिक फ्लूइड। सिंपल, तो आप पूरा बता दिया। अब भी अगर किसी ने गलत करा ना तो सोच लेना, फिर कहीं मिल गई गलती से फिर मैं बताऊंगा तुम्हें गलत करके आ गई और कहीं मिल गई। विच कोटिंग प्रोसेस यूजेज पॉलीमर सॉल्यूशन, ठीक है, पॉलीमर सॉल्यूशन स्प्रेड ऑन टू टैबलेट्स। तो क्या हो जाएगा इसमें, फिल्म कोटिंग। सिंपल, ठीक है। कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है, अब आ गया ना फिल्म कोटिंग। चलो इसमें समझा देता हूँ। फिल्म कोटिंग में फिल्म फॉर्मर के तौर पे, या जो अपन ने उसमें क्या बोला था उसको, अरे जो फर्स्ट पे बोला था, देखो देख रहे हो मेरा दिमाग काम नहीं करता इतना, इथाइल सेलुलोज। ठीक है, इथाइल इतना भी काम नहीं कर रहा, अब इथाइल भी याद नहीं आ रहा है ना, तो इथाइल सेलुलोज ऐसे लिख लो। इथाइल सेलुलोज कितना बताया था मैंने आपको, 30%। इसको क्या बोला जाता है, एक्वाकोट। ये याद रखना, एक किस्म में एग्जाम में आया था कि 30% एक्वाकोट सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन होता है, तो आप क्या बताएंगे, इथाइल सेलुलोज का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ भाई, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या लिखा था, सबसे ऊपर सेलुलोज एस्टेट थैलेट को मुझे याद नहीं आ रहा है स्टूडेंट। पॉलीमर बोलते हैं ना, जो पॉलीमर यूज किया जाता है, इसमें कौन सा यूज किया जाता है, पॉलीमर इथाइल सेलुलोज। आ गया याद। फिर उसके बाद प्लास्टिसाइजर, वही जो पिछले में बताए थे, प्रोपाइल यानी कि सोर्बिटॉल, ग्लिसरॉल, प्रोपाइल ग्लाइकोल। ठीक है, ओपेसिफायर TiO2, और जो कलरेंट्स होते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार यूज किए जाते हैं। शुगर कोटिंग का मैंने पूरी प्रोसेस बता दी, फिल्म कोटिंग की इसमें बता दी, एंट्री कोटेड की इससे पहले वाले में बता दी। कंप्रेस टैबलेट जो होती हैं उसमें कोई कोटिंग की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, ड्राई कोटिंग। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपका बी। अगला है आपका 87 नंबर क्वेश्चन, द एंगल ऑफ रिपोज बिलो द 25 डिग्री। ठीक है, दो चीजें आ गई। इससे पहले आपका आया था ऑसनर्स रेशियो, ठीक है ना, वो याद कर लेना। एंगल ऑफ रिपोज 25 से नीचे अगर इंडिकेट है तो क्या शो करता है, वो आपका एक्सीलेंट फ्लो। क्या शो करता है, एक्सीलेंट फ्लो। एंगल ऑफ रिपोज कैसे निकाला जाता है, आपने लैब में भी करा होगा। ऐसे आपने वो दी होगी फनल, उसके अंदर आपकी फीड डाली होगी, जो भी जिसका भी निकालना था, नीचे उसके ऐसे ढेरी सी बनी होगी, फिर आपने उसका tan थीटा करके निकाला होगा ना, एच अपॉन आर वाला। ठीक है, थीटा इजकल टू tan इनवर्स एच अपॉन आर निकाला होगा स्टूडेंट, ध्यान रखना। वही आपका ये
रिपोज एंगल, ठीक है। तो ये इसमें क्या आएगा, एक्सीलेंट फ्लो। जितनी ज़्यादा ढेरी बनेगी तो उसका फ्लो कम होगा। ओके, तो एक्सीलेंट फ्लो। अगला क्वेश्चन 88, कार्स इंडेक्स लेस देन 15% इंडिकेट। तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर ए, ठीक है। इनको याद कर लेना, स्ट्रेंथ कार्स इंडेक्स हर लगभग पूछने वाले क्वेश्चन से हैं। अगला द टर्म पिकिंग रेफर्स टू। पिकिंग क्या होता है, मटेरियल रिमूव फ्रॉम द टैबलेट सरफेस, लेयर सेपरेशन, एज ब्रेकिंग या अनइवन कलर। तो अनइवन कलर, अगर कोटिंग की बात करते हैं, कोटिंग में क्या बोलते हैं, ऑरेंज पील इफेक्ट। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, कहीं भी क्वेश्चन आता है ऑरेंज पील इफेक्ट, ठीक है। एज अगर कोना ब्रेक हो रहा है ना, और लेयर की लेयर सेपरेट हो रही है, लेयर सेपरेशन में दो बताए थे आपको, कैपिंग और लेमिनेशन, ठीक है। कैपिंग बताई थी, अगर लेयर ब्रेक होती है कैपिंग, और अगर पूरी पपड़ी उतर जाती है तो उसको बोलते हैं फ्लैकिंग। फ्लैकिंग क्यों होती है, अगर आप विस्कस सॉल्यूशन ज़्यादा यूज कर लेते हैं तो फ्लैक्स बन जाते हैं, फ्लैकिंग हो जाती है, ठीक है। कैपिंग में क्या बताया मैंने आपको, ऊपर या नीचे की लेयर ब्रेक हो जाती है। और लेमिनेशन में क्या बताया, दो या दो से अधिक लेयर्स अगर ब्रेक डाउन, टैबलेट दो या दो से अधिक टुकड़ों में सेपरेट हो पा रही है तो उसको लेमिनेशन बोलते हैं। और पिकिंग इसको बोलते हैं, आपका मटेरियल जो है रिमूव फ्रॉम द टैबलेट सरफेस, ठीक है। कंप्लीट बताता जा रहा हूँ दोस्तों। अब भी अगर किसी ने टैबलेट में से एक भी क्वेश्चन गलत करके आया एग्जाम में तो सोच लेना। दी आइडियल डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर द सबलिंगुअल टैबलेट्स। तो आइडियल डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 2। अब आ गया डिसइंटीग्रेशन टाइम। तो इसके लिए 15 मिनट कौन सी टैबलेट्स का होता है आपका, जो आपकी कौन सी होती है, कंप्रेस टैबलेट, याद कर लेना, बहुत पूछा जाता है दोस्त। 30 मिनट कौन सी होती है आपकी, फिल्म कोटेड टैबलेट, है ना। आपने मुझे यहाँ नाम याद है, वो फिल्म फॉर्मर बोलते हैं जिसको, जो इथाइल सेलुलोज बता रहा था मैं, फिल्म फॉर्मर पॉलीमर्स होते हैं वो, ठीक है। 1 घंटा कौन सी टैबलेट का होता है आपका, शुगर कोटेड टैबलेट। और आपका 3 घंटा कौन सा होता है, इंटरी कोटेड टैबलेट। इंटरी कोटेड टैबलेट्स का अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछता है तो आप क्या बताएंगे, सैलिसिलिक एसिड ना, यानी कि 5 एमिनो सैलिसिलिक एसिड, यानी मीसेलाजीन होती है, जो कहाँ यूज की जाती है, कोलोनिक अल्सर में यूज की जाती है। उसके बाद एक आती है आपकी बिस्कोडाइल। बिस्कोडाइल क्या यूज की जाती है, कॉन्स्टिपेशन में यूज की जाती है। एक आपकी आती है इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन ये कहाँ यूज की जाती है, अगर आपके इंटेस्टाइन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया तो इरिथ्रोमाइसिन यूज की जाती है। हो गया एंट्री कोटेड एग्जाम्पल 3, ठीक है ना। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 91, विच इवोल्यूशन टेस्ट इज परफॉर्म यूजिंग द वर्नियर क्लिपर। अभी अभी मैंने बताया था एक जगह, ठीक है। तो किसके लिए बताया था मैंने, आपका थिकनेस नापने के लिए। थिकनेस कितनी होती है, ±5% होनी चाहिए एवरेज, ठीक है। 20 टैबलेट्स ली जाती हैं, इसका एवरेज निकाला जाता है, उसके एवरेज से ±5% होती है। हार्डनेस कौन से बताए थे, दो टाइप मैंने बताए थे, मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्ट और फाइजर हार्डनेस टेस्ट। और मॉन्सेंटो आपका ओल्डेस्ट हार्डनेस टेस्ट होता है 425, इसका होता है सेंटीमीटर पर स्क्वायर। प्रेबिलेटर के लिए रोसीज प्रेबिलेटर बताया था, यानी कि 1% से लेस देन नहीं होना चाहिए। ऐसे क्या होता है आपका, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन होता है। ये लो पूरे ऑप्शन बता दिए आपको, इससे अच्छे डिटेल से नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन आपको होता है आपका। कुछ लोग बोल रहे थे सर क्लासेज बैच से भी बेहतरीन पढ़ाया जा रहा है आपको स्टूडेंट, ठीक है ना। फालतू आपको कहीं किसी चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। विच पैरामीटर्स इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सेसिव लुब्रिकेंट। अगर आपका एक्सेसिव लुब्रिकेंट हो जाता है तो किसको कौन अफेक्ट करता है, हार्डनेस, डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन या ऑल ऑफ दी, ठीक है। ऑल ऑफ दी जाएगा, सिंपल। कैसे, अगर आपने ज़्यादा यूज़ कर दिया तो आपकी हार्डनेस कम हो जाएगा ना, टैबलेट हार्ड नहीं बचेगी, डिसोल्यूशन में भी दिक्कत आएगी, डिसइंटीग्रेशन में भी आएगी। तो बस सिंपल, लुब्रिकेंट के एग्जांपल मैंने बता ही रखे हैं, स्टीरिक एसिड होते हैं आपके, ठीक है ना, मैग्नीशियम स्टीरेट, कैल्शियम स्टीरेट, ओके। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा याद करके चलना हर एक चीज़, एक भी गड़बड़ हुई तो देखना फिर। दी फर्स्ट स्टेज ऑफ द शुगर कोटिंग मेनली प्रोटेक्ट टैबलेट फ्रॉम, ये आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, कम से कम एक दो छोड़ के एग्जाम्स में आता रहता है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या आएगा आपका, सिंपल मॉइस्चर, कलर से कोई लेना देना नहीं, फर्स्ट स्टेप को, हार्डनेस से कोई लेना देना नहीं, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। कलर कौन सी स्टेप में आता है, शुगर कोटिंग में 3rd स्टेप में आता है, ठीक है, ओके। ऑर्डर वगैरह तो छुप ही जाता है अंदर इसमें। और ऑर्डर, अगर किसी टैबलेट किसी मटेरियल का ज़्यादा ऑर्डर होता है तो उसकी क्या बनाई जाती है, कैप्सूल्स बनाई जाती हैं फ्रेंड्स, याद रखना। कैप्सूल्स क्यों बनाई जाती हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो ऑर्डर, ठीक है, और उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए, है ना।
टेस्ट को और ऑर्डर को मास्क करने के लिए आपकी वो कैप्सूल्स बनाई जाती हैं। विच टैबलेट टाइप अवॉइड द हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? तो सिंपल च्यूएबल टैबलेट कहाँ जाती हैं? चलो अब ये इससे मैं आपको पूरा चैप्टर क्लियर करा देता हूँ इस क्वेश्चन से। ठीक है, इसका आंसर तो बकल टैबलेट्स हो जाएंगे, यानी कि बकल यानी सबलिंगुअल, जो भी सबलिंगुअल वगैरह बकल वगैरह सब इसके एग्जाम्पल हैं। च्यूएबल टैबलेट्स किसका है? च्यूएबल टैबलेट्स का एग्जाम्पल आता है आपका एंटासिड। जो एंटासिड की टैबलेट्स आती हैं वो च्यूएबल टैबलेट्स का एग्जाम्पल होती हैं। तो एंटासिड की बात करें तो आपको पता है एंटासिड किस काम में आते हैं? आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करने के काम में आते हैं। ठीक है, ये टैबलेट किस चीज़ की बनी हुई होती हैं? तो इन टैबलेट्स के अंदर क्या क्या मटेरियल होता है पहले वो बता देता हूँ। इन टैबलेट्स के अंदर एक तो होता है आपका एंटी फोमिंग एजेंट, एंटी फोमिंग एजेंट्स को दूसरा क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिंग एजेंट। अभी मैं इनकी सबकी वो बताऊंगा आपको HLV वैल्यू, है ना, जब भी आएगा उस दिन HLV वैल्यू बताई जाएगी। ठीक है, इनके नाम तो याद कर लो। सीमेथिकॉन। जो मैं क्लास में बता रहा हूँ अगर एक भी आपने क्वेश्चन या एक भी कुछ भी टॉपिक मिस किया तो वो आपकी गलती होगी, क्योंकि ये हर एक जो बोला जा रहा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बोली जा रही है। हर क्वेश्चन है ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन है आपका तो इम्पोर्टेंट। ठीक है, और एंटासिड टैबलेट्स में एक तो एंटी फोमिंग एजेंट्स होते हैं, दूसरा इसमें यूज की जाती है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है। उसके अलावा यूज किया जाता है आपका सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड और आपके फ्लेवर। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और आपके फ्लेवर्स आपके इन टैबलेट्स में यूज किए जाते हैं। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये आपके H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? CO2 गैस रिलीज करता है। ठीक है, अगला हो गया च्यूएबल टैबलेट्स के बारे में हो गया। बकल टैबलेट्स को आपको पता ही है कौन कौन सी बकल टैबलेट में आती है। बकल टैबलेट का एग्जाम्पल मैंने बताया था एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये बकल कैविटी हो जाएगा ना, बकल कैविटी में जो भी हो एस्कॉर्बिक एसिड हो गया आपकी। दूसरा अगर आप सबलिंगुअल टैबलेट का एग्जाम्पल देखते हो नाइट्रोग्लिसरीन, सबलिंगुअल बोल रहा हूँ मैं, नाइट्रोग्लिसरीन। फिर आपके इंट्रीकोटे टैबलेट के बारे में मैंने पूरा बता ही दिया है, एग्जाम्पल भी बता दिया कौन कौन से ड्रग कहाँ कहाँ किस ट्रीटमेंट में यूज आती है, कन्वेंशनल। ठीक है, अगला होता है आंसर हो गया आपका जी। नेक्स्ट है आपका द कोटिंग सॉल्यूशन ऑटोमाइजेशन मेनली डिपेंड्स ऑन। द कोटिंग सॉल्यूशन ऑटोमाइजेशन मेनली डिपेंड्स ऑन। तो कोटिंग मटेरियल, चलो ये इसके बारे में आप कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर बहुत लंबा वीडियो हो गया, बट मैं आपको समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। कुछ लोगों को बार बार कमेंट आ रहा है सर ऑनलाइन हमारी क्लासेस बैच स्टार्ट कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स आप फ्री में यहाँ पढ़िए ना, बैच की क्या जरूरत है? उससे भी मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहेगा, जब तक क्लासें चलेंगी, जब तक आप मेरा साथ देंगे तब तक आपकी ये क्लासें चलती रहेंगी और इससे भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। ये तो बिल्कुल इजी टॉपिक्स में, अभी आपकी कोलॉजी आएगी। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने ऑफलाइन में मेरी क्लासें ली है ना, जो ऑफलाइन में मेरी क्लासें ली उनको पता है किस तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो ऑफलाइन में जानते हैं उन स्टूडेंट्स को पता है क्या कब कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैंने 3 महीने 3 मंथ में पूरी फार्मेसी का सिलेबस करवाया हुआ बच्चों को। ठीक है, जो बच्चे पढ़े हुए मेरे से उनको पता है। ठीक है, जब मैं इसमें लगा नहीं था ITBP में, उससे पहले जब मैं पढ़ाता था उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि आप बिफोर 3 ईयर्स, है ना। ओके, तो इसमें आपका स्प्रे गन आ जाएगा। स्प्रे गन में अब मैं आपको इसको समझाता हूँ कैसे। कोटिंग सॉल्यूशन ऑटोमाइजेशन मेनली डिपेंड्स ऑन स्प्रे गन। क्या होता है कोटिंग सॉल्यूशन? 2 तरह से कोटिंग की जाती है ना आपकी। ये मान लीजिए एक आपका ड्रम टाइप का है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम पे मत जाना दोस्तों, है ना। जैसे ये आपका इसके ऊपर लगा हुआ था स्प्रे गन। ठीक है, इसके अंदर रख दी जाती है आपकी टैबलेट, रख दी टैबलेट। नीचे से क्या किया जाता है? हॉट एयर दे दी जाती है। नीचे से सीव जैसा होता है, हॉट एयर दे दी जाती है। अब ये आपका DI लेवल तक का पढ़ाया जा रहा है आपको। रही बात फार्मासिस्ट की, उससे कहीं ज़्यादा लेवल का पढ़ाया जा रहा है आपको, याद रखना दोस्तों। तो जैसे हॉट एयर दी जाती है, ऊपर से क्या डाला जा रहा है आपको? जो मैंने आपको बताया था, मान लो आप फिल्म कोटर बना रहे हैं तो फिल्म फॉर्मर के तौर पर इथाइल सेलुलोज का सोल्यूशन और उसमें जो भी प्लास्टिसाइजर वगैरह मिक्स करके आपने जो सोल्यूशन बनाया है वो इस स्प्रे गन से स्प्रे किया जाएगा। अब ये हॉट एयर जेट क्या करते हैं? इसको ऊपर की तरफ उड़ाती हैं टैबलेट्स को, और ऊपर से आपको स्प्रे किया जाएगा। तो जैसे ही सॉल्यूशन इसके ऊपर गिरेगा, टैबलेट्स के ऊपर गिरता रहेगा, टैबलेट्स आपके ऐसे हवा से घूम के ऊपर से नीचे आती रहेंगी। तो ऊपर गिरेगा, जैसे सॉल्यूशन गिरा, वो ऊपर सॉल्यूशन गिरा, नीचे आएगा तो हॉट एयर जेट से गर्म होता रहेगा, सूखता रहेगा। इस तरह से आपकी कोटिंग की जाती है। इसको बोलते हैं रस्टर प्रोसेस।
ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, रस्टर प्रोसेस क्या है, तो आपकी कोटिंग में आती है रस्टर प्रोसेस। दूसरा क्या होता है, एक इस तरह से गोल पेन होता है ना, बर्तन जैसा होता है, इसमें पीछे मशीन लगी हुई थी, इसके अंदर आपके डाल दी जाती हैं टैबलेट, और ये इस तरह से रोटेट करवाया जाता है। यार ये डायग्राम कब बनाना सीखेंगे भाई, है कॉलेज भी पूरी हो गई, सब पूरा हो गया, पर डायग्राम अभी तक नहीं आए। रस्टर प्रोसेस कुछ इस बोर्ड पे भी नहीं बनते ना, ठीक है। रस्टर प्रोसेस इस तरह से इसको रोटेट करवाया जाता है। यहाँ पे आपका फवारा लगा हुआ होता है, कौन स्प्रे गन, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, गिरता रहेगा गिरता रहेगा, इस तरह से कोटिंग हो जाती है। आगे कोटिंग कैसे करते हैं, कोटिंग पेन बोलते हैं इसको ना, इसको इसको क्या बोला जाता है, कोटिंग पेन, कोटिंग पेन, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 96। द मेजर कॉज ऑफ चिपिंग इज, ठीक है, तो मेजर कॉज क्या है चिपिंग का आपका, ये होता है आपका ओवर ड्राइंग, सॉफ्ट टैबलेट, लो बाइंडर कंसंट्रेशन, या बोथ बी एंड सी। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। तो क्या होता है आपका, सॉफ्ट टैबलेट बनती है उससे, और लो बाइंडर कंसंट्रेशन होता है। दी मोस्ट कॉमनली यूज प्लास्टिसाइजर्स इन द फिल्म कोटिंग, पहले भी मैंने यूज बताया है ना, और कौन सा यूज किया जाता है वो भी बताया ना, बताया था ना, ग्लिसरॉल, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिनथाइल ग्लाइकोल, ये आ गया पीईजी। अरे सिंपल है, प्रोपाइलिनथाइल ग्लाइकोल। अरे क्या बात करते हो बच्चों तुम। साल ग्लाइडेंट, ये आपका मैंने 75 नंबर क्वेश्चन बताया है, कमेंट में बताना है, आज बताऊंगा नहीं। लैक्टोज का पूरा हिस्ट्री बता दी आपको, लैक्टोज क्या चीज़ है, ठीक है। लैक्टोज क्या बोलते हैं, एक और क्वेश्चन बेवकूफ़ बच्चों, मिल्क शुगर होती है, इसको याद रखना, ये भी पूछा हुआ है, मिल्क शुगर का एग्जाम्पल लैक्टोज। और एक और क्वेश्चन बताऊँ लैक्टोज के बारे में, नेचुरल जो शुगर होती है उसमें सबसे कम मीठी शुगर होती है, लीस्ट स्वीट। मोर मोर स्वीट क्या होती है, सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट स्वीट क्या होती है आपकी, फ्रक्टोज, याद रख लेना। ये आपकी डाइसेकेराइड है, ये भी याद रख लो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा दी इसके साथ साथ आप। टैबलेट डिजोल्यूशन इज द इन्फ्लुएंस्ड बाई, टैबलेट डिजोल्यूशन किससे इन्फ्लुएंस होती है, पार्टिकल साइज, हार्डनेस, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। जो इसके अंदर हार्डनेस कितनी 4 to 5 होती है, याद रख लेना, जब भी ऑप्शन आएगा आपको, अभी जब तैयारी कर रहे हो उस टाइम ऐसे पढ़ना है, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन का तो बता ही रखा, टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 99, 99 के फेर में नहीं पढ़ना है स्टूडेंट, पूरे 100 रट लेने, 100 क्वेश्चन में अगर से कोई आपको रात को उठा के पूछता है तो आपको बता देना है। विच एवोल्यूशन पैरामीटर्स प्रिडिक्ट बायो अवेलेबिलिटी मोस्ट डायरेक्टली, बायोलिटी की डेफिनेशन बताइए, याद कर लेना, बहुत बार पूछी जाती है वो। मोस्ट डायरेक्टली, थिकनेस, डिजोल्यूशन टेस्ट, हार्डनेस, वेट वेरिएशन, सिंपल डिजोल्यूशन टेस्ट। बायोलिटी तो इस पर थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती, हार्डनेस पे, वेट वेरिएशन पे, सिंपल। इतना पढ़ाने के बाद तो ये क्वेश्चन आपको एकदम हलवा लगना चाहिए, अब बस तैयार करके दिया हुआ है। अमॉन्ग दी फॉलोइंग दी बेस्ट मेथड्स ऑफ इंश्योर टू यूनिफॉर्म ड्रग रिलीज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, वेट वेरिएशन ना, हार्डनेस ना, डिजोल्यूशन टेस्टिंग यस, थिकनेस मेजर नो। तो ये हो गया आपके 100 क्वेश्चन। तो अगर स्टूडेंट्स इनमें किसी को कोई दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपका प्रॉब्लम सोल्व करने की पूरी 100% कोशिश करूँगा। फार्मा सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। फार्मेसी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी जिम्मेदारी मेरी है। आपको 100 में जो पढ़ाया जाएगा उसको अगर आपने 100% रख लिया तो 100 में से 100 नंबर लाने की जिम्मेदारी मेरी है आपकी। वहाँ पे पेपर का प्रेशर होता है, यही क्वेश्चन अगर पेपर में पूछा जाएगा आपसे उस दिन तो आप बच्चा स्ट्रेस में आके गलत कर देता है। जैसे मैंने भी एग्जाम दिया था तो उस टाइम 60 आए थे फार्मा के क्वेश्चन, है ना, 58 ऐसे कुछ सही हुए थे। 2 क्वेश्चन मेरे जो सबसे इजी क्वेश्चन थे वो गलत हुए, क्योंकि मैं फार्मा में मेरा शुरुआत से बहुत अच्छा रहा है, मुझे नॉन फार्मा नहीं आता था, नॉन फार्मा में मुझे इतना अच्छा नहीं आता था मैथ वगैरह, ठीक है। रीजनिंग में ज़रूर सोल्व कर लेता था, थोड़ा जीके बहुत थोड़ा बहुत सोल्व कर लेता था, बट मैथ में तो 100 में से अगर 100 क्वेश्चन भी आएंगे तो 0 ही ठीक होगा उसमें। तो इस तरह का हाल था। तो जब 100 क्वेश्चन में से मैंने 60 फार्मा के आए थे, फार्मा का तो पूरा फोड़ दिया था। ऐसे ही मैंने जब सीआरपी का दिया तो भी, अब की बार जब सीआरई में मैंने दिया, मैंने बीच के सीआरई नहीं दिए थे क्योंकि उस टाइम मेरा जॉब लग गया था तो मुझे लगा नहीं, बट अब ज़रूरत लगी मुझे तब मैंने 2025 वाला सीआरई दिया, ठीक है। तो उसमें जो कोलोजी आई थी, कोलोजी में शायद कोई ही क्वेश्चन मेरा गलत हुआ होगा, क्योंकि मैंने जो अटेम्प्ट किया था पेपर तो मुझे उस टाइम ही ऐसा लग रहा था कि यार इतना इजी पेपर कैसे हो सकता है, बट मैंने जब सेंटर पे बाहर आके पूछा तो और लोग बोल रहे हैं कि यार पेपर तो बहुत हार्ड था, कोलोजी कोलोजी आ गई। मैंने कहा मुझे तो बड़ा इजी लगा था यार,
ठीक है। तो इस तरह से मैंने उसमें नॉन फार्मा के तो मेरे से शायद 20 ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, वो सोल्व ही नहीं हुए। करने की कोशिश भी नहीं करता मैं नॉन फार्मा, अपन ओनली फार्मा करते हैं। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि CISF में मैंने आपको PDF भी दिखाई है उसकी, है ना, उसमें ओनली फार्मा आ रहा है, इसलिए उसको देख के मुझे खुद इंटरेस्ट आया, वरना मैं यूट्यूब पे बिल्कुल बंद कर चुका था, पढ़ाने वढ़ाने का मैंने छोड़ चुका था। ठीक है, फिर मुझे लगा नहीं यार, ये तो अपना सब्जेक्ट है, और अपने अगर कोई एक भी स्टूडेंट अगर लगता है नौकरी, तो कम से कम मुझे याद करेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप अपने सर के लिए पढ़ लीजिए, ऐसा मान लो खुद के लिए तो पढ़ना ही है आपको। ठीक है, मैंने छोड़ दी फोर्स की नौकरी कुछ रीजन की वजह से, बट मैं एक दिन एक क्लास लाऊंगा, उसमें उसके और भी बेनिफिट बताऊंगा, जैसे लास्ट में बताए उसके और बेनिफिट बताऊंगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए तो अच्छे से पढ़ना है ना, अच्छे से पढ़ के अच्छे से तैयार होना है, एकदम ऐसा लगना चाहिए हाँ किसका स्टूडेंट है। ठीक है, जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं ना, वो आज तक भी याद करते हैं, कुछ सुन भी रहे होंगे, उनको पता है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।